दिसंबर का लास्ट महीना था। रात भर ठंडी हवाएं चलती रहीं। पूरा गांव बर्फीली ओस की चादर में लिपटा हुआ था। खेतों के ऊपर बर्फ की मोटी परत जमी थी और इन्हीं पहाड़ियों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव अखतवाड़ा। यही गांव अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता था, पर इस सुंदरता के पीछे छिपी थी एक सच्चाई। यहाँ के लोग गरीबी और संघर्ष से जूझ रहे थे। अरे संदीप, धर्मचंद सेठ ने आज बुलाया है ना? चलो, मैं तो भूल ही गया था यार। हाँ उमाकांत, मुझे याद है, पर सच बताऊं, आग के पास से उठने का मन ही नहीं कर रहा। आज तो ठंड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। दोनों के मुंह से निकली हर सांस धुएं की तरह उड़ रही थी। सामने जलती आग में लकड़ियां छटक रही थीं और बाहर पहाड़ों पर बर्फ की पहली परत जम चुकी थी। अच्छा सुन, क्या लगता है किस लिए बुला रहे होंगे धर्मचंद सेठ? अब पता नहीं भाई, चलो वहां चल के ही पता चलेगा। दोनों दोस्त बर्फ से ढकी पगडंडी पर धीरे धीरे कदम बढ़ाते रहे। ठंडी हवा उनके चेहरे पर चुभ रही थी, पर दिल में एक जिज्ञासा थी। आखिर धर्मचंद सेठ ने आज बुलाया क्यों था? धर्मचंद सेठ जी, आपने हम दोनों को बुलाया था? हाँ देखो संदीप, अब ठंडियां बढ़ती ही जा रही हैं। अब कोई काम नहीं हो पाएगा, तो तुम लोग भी कल से काम पर आना बंद कर दो। मैं भी पूरी ठंड में शहर जा रहा हूँ। सेठ जी, आप ही का तो सहारा है, ऐसा मत बोलिए। हम गरीबों का क्या होगा फिर सेठ जी? सेठ धर्मचंद चुप रहे। उनके चेहरे पर कोई जवाब नहीं था। आग की लौ में झलक रहा था दो गरीब मजदूरों का टूटा हुआ सहारा। दोनों अपने उदास चेहरे लिए ठंड में कांपते हुए घर की ओर चल पड़े। रास्ता सुनसान था, बस हवा की सरसराहट और उनके कदमों की चरमराहट सुनाई दे रही थी। उमाकांत, तुम्हारे तो माँ और बहन हैं, मेरी तो पत्नी और दो छोटे बच्चे हैं। उन्हें मैं क्या खिलाऊंगा अब? हे भगवान, हमारी रक्षा करना। हम गरीबों का कोई और सहारा नहीं। क्या हुआ जी? आपका चेहरा इतना लटका हुआ क्यों है? क्या बताऊं पूजा, धर्मचंद सेठ अब यहाँ नहीं रहेंगे। उन्होंने हमें काम से निकाल दिया है। क्या? अब क्या होगा जी? रोज के पैसों से ही तो हमारा घर चलता है। आज का राशन तो है, पर कल से हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। थोड़ी देर तक दोनों चुप बैठे रहे। झोपड़ी में बस चूल्हे में जलती लकड़ियों की टिक टिक और चकचट की आवाज गूंज रही थी। पूजा, मैं सेठ धर्मचंद से कुछ पैसे ब्याज पर लाया हूँ, और जो हमारा बंजर खेत पड़ा है ना, उसी पर हम सब्जियां उगाएंगे और बेचकर उनके पैसे लौटा देंगे। क्या आप उनसे पैसा क्यों लाए जी? उनसे उधार लेना मतलब अपनी मौत को दावत देना। तो और क्या करता पूजा, वैसे भी तो बिना खाने के मर ही जाते हम लोग। संदीप की बातों में बेबसी थी, पर पूजा की आंखों में डर साफ छलक रहा था, क्योंकि सेठ धर्मचंद का नाम सुनते ही पूरे गांव में सन्नाटा छा जाता था। धीरे धीरे एक महीना बीत गया। संदीप और पूजा ने दिन रात मेहनत करके अपनी सूखी जमीन पर फिर से हरियाली लौटा दी थी। उसी सुबह संदीप अपने छोटे से घर में अपने बेटे के साथ बैठा था। हवा में ठंड की सहरन थी और उसके हाथ में था मिट्टी के कुल्हड़ में भरा गर्म चाय। तभी बाहर किसी के आने की आहट हुई। अरे धर्मचंद सेठ, आप यहाँ? हाँ संदीप, सोचा जरा देखने आऊं कि मेरी मेहनत के पैसे कैसे उग रहे हैं तुम्हारी जमीन में। कल 2 महीना पूरा हो गया था, याद है ना तुमको? मैं अपने ब्याज के पैसे लेने आया हूँ। संदीप रसोई में गया और पूजा से बोला, पूजा, सेठ आए हैं, जो पैसे बचाए थे वो ले आओ। इतने ही तो पैसे हैं संदीप, अगर ये दे देंगे तो कंबल कहाँ से लेंगे?
गुड़िया की तबीयत बिगड़ती जा रही है। एक ही कंबल में कम पड़ जाएगा और ठंड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। खेतों में रात कैसे काटोगे तुम? सेठ से कह दो 1 महीने का और वक्त दे दे। इस महीने कंबल लेना ज्यादा जरूरी है। संदीप जाने लगा, पर दरवाजे पर पहुंचते ही रुक गया। ठंड तो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। मुझे नहीं लगता बिना कंबल के हमारी रातें कटेंगी। लेकिन ये सेठ, ये तो बिना पैसे लिए जाएगा नहीं। अगर जरा भी बहस हुई तो शायद सारे पैसे ही मांग ले। कुछ देर सोचने के बाद संदीप ने गहरी सांस ली, फिर वापस रसोई में आया। पूजा, लाओ वो पैसे दे दो, या सेठ मानेंगे नहीं। जब पैसे लेने आए हैं तो खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे। सब्जियां अब लगभग तैयार हो गई हैं, उन्हें बेचकर मैं कंबल का इंतजाम कर लूंगा। अच्छा, तो सब्जियां बेचकर कंबल का इंतजाम करोगे तो खाओगे क्या संदीप? उसके लिए पैसे नहीं चाहिए क्या? मैं कह रही हूँ ये खेती छोड़ दो और कोई दूसरा काम ढूंढो। सब्जियां बेचोगे तो इन्हें पैसे दोगे, हर महीने ब्याज चुकाओगे तो हम क्या भूखे रह जाएंगे? संदीप का दिल बैठ गया। वो जानता था पूजा की बात सच है, लेकिन इस कड़कती ठंड में वो करे भी तो क्या? गांव में कोई काम पर रखने को तैयार नहीं था। तभी बाहर से तेज भारी आवाज आती है। अरे संदीप, तू पैसे देगा या नहीं? मैंने तुझे साफ कहा था, हर महीने के आखिरी दिन मुझे अपना ब्याज चाहिए। अब मुझे कोई बहाना मत सुनाना। संदीप पैसे लेकर बाहर निकला। चलो दिखाओ, कितना लाया है? इतना? ये तो बहुत कम है। ठीक है, अभी ले लेता हूँ, पर कल सुबह 8 बजे तक पूरा पैसा मेरे पास होना चाहिए, नहीं तो जो कागज मैंने संभाल कर रखे हैं वे काम में आ जाएंगे। सेठ जी, सब्जियां बेचने के बाद मैं बाकी पैसे दे दूंगा। अभी मेरे पास बस इतने ही हैं। ये भी मैंने कंबल के लिए बचा रखे थे। ठीक है, मैं फसल के बाद ही आऊंगा, लेकिन याद रखना तब मुझे पूरे पैसे चाहिए, वरना फिर ठीक नहीं होगा। इतना कहकर धर्मचंद सेठ वहां से चले गए। संदीप ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में थकान थी और माथे पर चिंता की लकीरें। कम से कम कुछ दिन का वक्त तो मिल गया, लेकिन अब मैं कंबल का क्या करूं? उसके बिना तो रात गुजारना मुश्किल हो गया है। वो घर के अंदर गया। उसकी नजर उस टूटी चारपाई पर गई जहां पूजा और बच्चे एक पतले कपड़े में लिपटे सोने की कोशिश कर रहे थे। ठंडी हवा खिड़की के कोनों से अंदर घुस रही थी, जैसे घर की हर दीवार उसकी मजबूरी का मजाक उड़ा रही हो। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, वैसे ही अखतवाड़ा गांव में ठंड बढ़ती ही जा रही थी। सूरज अब दिन में बस कुछ देर झांकता और शाम होते ही बर्फीली हवाएं गलियों में नाचने लगती। इसी गांव में रहता था एक बुजुर्ग आदमी, रामलाल काका, जो अपनी बीमार पत्नी के साथ एक छोटे से मिट्टी के घर में रहता था। रामलाल काका के पास 2 गायें थीं। वो उन्हीं गायों के गोबर से उपले बनाता और फिर उन्हें सूखने के बाद गांव-गांव, घर-घर जाकर बेचा करता था। हाय भगवान, ये ठंड कितनी बढ़ती जा रही है। इतनी ठंड में मैं काम कैसे करूं? आज तो घर में खाने को भी कुछ नहीं है, और इधर मेरी बूढ़ी औरत, ये तो बिस्तर पर पड़ी बीमारी से लड़ रही है। ठंड से ठिठुरते हुए रामलाल काका सिर पर उपलों की टोकरी उठाए गांव तक पहुंच गए थे। उपले ले लो उपले, ठंडी में बहुत काम आएगा, पूरी रात जल जाएगा। गरीबों का सहारा है उपले, ले लो उपले ले लो।